हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी कैडेट 2025 में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। और ये जो प्रश्न है तो 11 कृषि वनस्पति विज्ञान के जो लेसन्स हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट है और इस बार इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो हम आज की क्लास में इन प्रश्नों के आंसर के बारे में जानेंगे, इसके साथ में उस प्रश्न और आंसर से रिलेटेड भी कई सारी बातें जानेंगे। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो क्वेश्चन डायरेक्टली जो दिए हैं वहाँ से तो आपको आएगा ही, मिल सकता है वहाँ पे परीक्षा में, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाएंगी वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वो भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि अधोभूमिक अंकुरण जो है पाया जाता है। तो अधोभूमिक अंकुरण जो है आखिर किसमें मिलता है? ठीक है, ऑप्शन है चना है, सेब है, अरंड है, कपास है। तो हम पहले जान लेते हैं कि आखिर अधोभूमिक का मतलब क्या होता है। देखिए, अधोभूमिक का मतलब होता है कि भूमि के अंदर क्या है, अंकुरण होना। तो जब जमीन के अंदर अंकुरण हो, ठीक है, किस चीज का, बीज पत्र का। तो थोड़ा एक्सप्लेन समझ लेते हैं इसका कि जब बीज पत्रोपरिक जो होता है, अब ये बीज पत्र पर क्या होता है, बीज पत्र के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये किसी प्लांट का बीज पत्र है, ठीक है, ये बीज पत्र है, तो इसके ऊपर का जो ये हिस्सा होता है इसी को कहेंगे बीज पत्रोपरिक। तो जब बीज पत्रोपरिक जो है तेजी से वृद्धि करता है, ग्रो करता है, ऊपर की ओर जाता है, तो उस समय क्या होता है, जो प्रांकुर होता है, प्रांकुर मतलब यही बाद में तने में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो प्रांकुर होता है वो जमीन से बाहर आ जाता है और ये बीज पत्र क्या है, जमीन के अंदर ही रह जाते हैं। तो इसी को कहते हैं अधोभूमिक अंकुरण। तो आखिर इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा चना। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं कि पितरस अंकुरण जो है पाया जाता है। तो यानी कि पितरस अंकुरण किसमें मिलता है? तो पितरस का मतलब कह सकते हैं कि पिता। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि जनरली कि जो कोई पेड़ होता है तो उसमें बीज लगा होता है, मतलब फल होगा उसके अंदर बीज होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें पितरस में जनरली क्या होगा कि जब हमको किसी बीज को जमीन में लगाना है तो वो पहले उस पेड़ से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, उसके बाद में उसको लगाते हैं, उसको बोते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बीज है वो पेड़ में फल के अंदर, यानी पेड़ है उसमें फल है, फल के अंदर बीज है, और बीज फल में लगे हुए ही क्या हो, अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है। उसी को कहते हैं पितरस अंकुरण। तो ये क्या होता है कि जो अंकुरण स्टार्ट होता है तो जो उसमें बीज पत्र होता है, भाई इसमें फल के अंदर बीज है और बीज क्या है, अंकुरित हो रहा है। तो अंकुरण के समय बीज पत्र के जो नीचे का भाग है वो भारी हो जाता है और फिर वहां से वो टूट करके जमीन में गिर जाता है, फल के साथ में, या फल फल भी हैवी हो जाता है तो उसके साथ में नीचे गिर जाता है। और भारी होने के कारण वो जमीन में जहाँ पे गिरता है तो उथली जगह पे होती है, यानी वहाँ पे थोड़ा पानी नमी होती है, और फिर वो अपनी जो अंकुरण है उसको जमीन में धंसा देता है और वहां से अपनी जड़ों को जमीन में मजबूत कर लेता है और फिर वो अंकुरित हो जाता है। तो इसी को पितरस अंकुरण कहते हैं, यानी कि वो फल के साथ में लगा हुआ है। पहले तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ से प्लांट में लगा होता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है उसका अंकुरण, फिर जमीन में गिर जाता है, फिर वो जमीन में धंसा देता है और फिर वो ग्रो कर देता है। तो इसी को पितरस अंकुरण कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है विविपेरी भी इसको कहते हैं, या इसको विविपेरस अंकुरण भी कहते हैं। कभी कभी ये देखने को हमको यहाँ पे हमारे ऑप्शन है कि राइजोफोरा, साइकस, हाइड्रिला, खजूर, इनमें से आखिर कौन सा होगा जिसमें पितरस अंकुरण देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन आपको एक्स्ट्रा बातें भी और बताई जा रही हैं कि ये जो पितरस अंकुरण जो है इनमें से तो ऑप्शन में से एक है ही, लेकिन ये कभी कभी नारियल में भी देखने को मिल जाता है और चावल में भी देखने को मिल जाता है। और पितरस अंकुरण वाले जो पौधे होते हैं वो ज्यादातर ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे दलदल होता है। ठीक है, और ऐसे बीजों में क्या होता है, प्रसुप्तावस्था देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो राइजोफोरा होगा। इसको ट्रिक से समझने के लिए आप समझ लीजिए कि राजा का कोई पिता होगा। ठीक है, राजा का पिता, तो ये पिता और यहाँ पे शब्द आपने कहीं पर राजा लगना चाहिए, तो राजा का पिता। तो ये ट्रिक याद रखें, उससे याद रहेगा कि हाँ इसमें राजा या राइजो कुछ लिखा होगा और वो किस तरह संस्कृत से उसका रिलेशन होगा। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं कि भूमियोपरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है। तो भूमियोपरिक का मतलब होता है भूमि के ऊपर। ठीक है, भूमि के ऊपर ना, क्या भूमि के ऊपर, जो बीज पत्र होता है, तो बीज पत्र से जो नीचे का, अब ये बीज पत्र है, जैसे अब बीज पत्र के नीचे का जो ये भाग होता है इसको कहते हैं बीज पत्राधर। ठीक है, जब ज्यादा बढ़ता है, जब ये ज्यादा बढ़ता है, जब ज्यादा ग्रो करेगा तो क्या होगा, ये जो बीज पत्र है ये भी साथ में जमीन से बाहर ऊपर आ जाता है। तो इसी को कहते हैं कि भूमियोपरिक अंकुरण, यानी जब बीज पत्र भी ऊपर आ जाए और अंकुरित हो तो इसी को क्या कहेंगे हम, भूमियोपरिक अंकुरण, भूमि के ऊपर का अंकुरण। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर यहाँ पर होगा अरंड, इसको कैस्टर भी कहते हैं,
ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं कि शलजम जो है रूपांतरण है। आखिर शलजम किसका रूपांतरण है? तो यहाँ पर आंसर में हमारा जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है। तो ऑप्शन में यहाँ पर तो कौन सा होगा? तो देखिए आप ये याद रखिए कि जैसे मूली है तो मूली में भी रेशे आपको देखने को मिल जाएंगे। मूली ऐसे निकली तो बगल में रेशे हैं, उसी तरह शलजम जो होता है उसी में बगल में रेशे निकले मिल जाएंगे। तो जिस भी आपको पेड़ पौधे की सब्जी में मेन जो होगा हिस्सा उसमें रेसे कुछ निकले हुए दिख जाए तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो जड़ है। तो यहाँ पर हमारा जो सलजम होगा आंसर क्या होगा? जड़ होगा। या इसकी आप दूसरी तरह से पहचान करें कि जो सलजम है इसमें जो अक्षर है सा ला जा मा है, तो आप ये देखें कि इन अक्षर जितने आए हैं चार, क्या इसमें आए हुए ऑप्शन में कहीं पर भी है? तो अगर हम देखें तो सा कहीं पर भी नहीं है इसमें अंदर, ठीक है, ला भी जो है इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, माँ कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो जा है वो इसमें मिल रहा है। यानी सलजम का आंसर क्या होगा? जड़। ये ट्रिक है, जब आप कभी भूल जाते हैं कि आखिर कौन सा आंसर होगा तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि चने के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? तो चने का फूल है उसमें पुंकेसर, पुंकेसर मतलब क्या होता है? नर भाग होता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आप याद रखें कि 10 होती है। अगला क्वेश्चन है कि नई जातियों का विकास जो है किस प्रकार के परागण से संभव है? परागण हो रहे हैं, कई तरह के होते हैं, तो ऐसा कौन सा परागण है जिससे नई टाइप की वैरायटी जो है पैदा हो, बने, नई चीजें उसमें आ जाए? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए कई कि स्वपरागण, स्वपक्वन, कृत्रिम परागण, परपरागण। स्वपरागण मतलब स्वयं में, सहपक्वन मतलब साथ में परिपक्व होना। क्या परिपक्व होना? नर भाग और मादा भाग जब दोनों साथ में परिपक्व हो उसी को सहपक्वन कहते हैं। कृत्रिम का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंसान के द्वारा इसको कराया जाए ब्रश के माध्यम से। परपरागण का मतलब होता है कि पराई चीज दूसरे से ट्रांसफर हो जाए। परपरागण का मतलब है स्वयं में नहीं बल्कि दूसरे अदर प्लांट्स के आपस के बीच में परपरागण हो, ठीक है। तो यहाँ पे नई जाति का विकास जो होना है तो वो पर परागण से होगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई इंसान है और वो यूपी में जैसे रह रहा है, तो यूपी वालों की आपस में ही शादी हो रही है, या कोई परिवार है, परिवार के खानदान में ही आपस में शादियां हो रही हैं, तो उनमें जो कैरेक्टर, जो उनमें लक्षण, जो ऐसे जीन्स होंगे, वही गुण उनमें आपस में बार बार जो एक्सचेंज होंगे, कोई नई बात नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी यूपी में रहने वाले इंसान की शादी अमेरिकन लड़के लड़की से हो जाए तो जो उसके संतान होगी उसमें कुछ नई बातें आएंगी। इसी तरह से अगर कह दें कि अफ्रीकी वाले से करा दिया जाए तो उसमें भी कुछ नई बातें आएंगी। तो उसी तरह से पर परागण मतलब पराय से, दूसरी जगह से परागण कराने पर, प्रोटेक्शन कराने पर क्या होगा? नई जाति का विकास होगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनाता है। तो दूसरा केंद्रक निषेचित होगा, फर्टिलाइज होगा और वो बनाएगा, क्या बनाएगा? बीज बनाएगा, फल बनाएगा, भ्रूण बनाएगा कि भ्रूणपोष बनाएगा? तो याद रखिए कि जो द्वितीय केंद्रक निषेचन का मामला है ये आवृत बीजी पौधे में मिलता है। यानी दोहरा निषेचन, दो बार निषेचन, सिर्फ जो क्वालिटी मिलती है वो आवृत बीजी पौधों में ही मिलती है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला जो केंद्रक होता है वो आता है और एग सेल से यानी अंड कोशिका से मिलता है, निषेचन करता है, इसको कहते हैं पहला निषेचन। लेकिन जो दूसरा केंद्रक होता है वो निषेचित आकर के करता है, किससे? ध्रुवीय केंद्र कोश से आकर के करता है। तो बीज नहीं बनाएगा, फल नहीं बनाएगा, भ्रूण नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? भ्रूण कोश बनाएगा, भ्रूण को पोषण देने वाला पदार्थ बनाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन होता है। यानी जो पेड़ है जिनमें फूल होते हैं तो उनमें जो द्विनिषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? बीजांड में होता है, अंडाशय में होता है, परागलिका में होता है, भ्रूणकोश में होता है। तो इसको आप समझ लीजिए कि देखिए जो अंडाशय होता है, अंडाशय बड़ा है, अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है, अब बीजांड के अंदर ही भ्रूण कोश होता है। तो यहाँ पर वो अंतिम वाले को पूछ रहा है कि फूल वाले पौधों में यानी आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन कहाँ होगा? जैसे कि बताया कि अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है। तो हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन कौन सा होगा? भ्रूण कोश। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? भ्रूण कोश। परागनलिका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पराग नलिका जो है ये मेल वाला पार्ट है, ठीक है, तो उससे रिलेशन है इसका। अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में मिलने वाली विशिष्ट प्रक्रिया है। तो आवृत बीजी यानी जो बताया गया है कि आवृत बीजी पौधे किनको कहेंगे? जिनमें फूल मिलेगा या बीज मिलेगा या फल मिलेगा उनको कहेंगे। तो उनमें मिलने वाली कोई खास प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए द्विसंलयन कहते हैं, त्रिसंलयन। तो द्विनिषेचन तो मिलता ही है, त्रिसंलयन नहीं मिलता है। अगर आप ये पूरे ऑप्शन नहीं देखे तो यहीं पर आप टिक कर देंगे या तो इसको या तो इसको, और वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सारे ऑप्शन हमेशा आप पढ़िए, जब भी पेपर में एग्जाम दीजिए तो सारे ऑप्शन पढ़िए। तो द्विसंलयन तो होता ही है, त्रिसंलयन होता है, द्विनिषेचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये तो मिल ही रहे, लेकिन अगर आप लास्ट वाला देखें तो त्रिसंलयन व द्विनिषेचन दोनों एक साथ दिया हुआ है कि क्या ये दोनों चीजें मिलती हैं आवृत बीजी पौधों में? तो हाँ, दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं।
अगर ये हमारा ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम इनमें से सोचते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पहले एक अलग अलग दे दिया, बाद में साथ में दे दिया। तो आंसर होगा कि त्रिसंलयन व द्विनिषेचन दोनों ही एक साथ आवर्तबीजी पौधों में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि नारियल के फल के दूध में बहुतायत से पाया जाता है। तो जो नारियल का दूध होता है उसमें बहुत सारी मात्रा में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है, जिबरेलिन मिलता है, साइटोकिनिन मिलता है, एब्सिसिक अम्ल मिलता है। तो देखिए पहले तो आप समझ लीजिए कि नारियल का दूध होता क्या है। बहुत लोग जो नारियल का पानी होता है उसी को नारियल का दूध समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नारियल का दूध क्या होता है कि जो नारियल का पल्प है जिसको खाया जाता है, ठीक है, जो उसका गूदा होता है, तो उसको क्या करें, उसको ब्लेंड कर लें, उसको मिक्सचर में पीस लें। उसके बाद उसको गर्म पानी होगा उसमें वहाँ पे डाल दें और फिर उसके बाद वहाँ से निचोड़ लें, उस मिक्सचर में निचोड़ करके छान के निकाल लें। तो जो निकलेगा लिक्विड वही होता है नारियल का दूध। तो उसी की बात हो रही है, उसमें आखिर क्या मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि क्या मिलेगा। यहाँ पे आंसर होगा हमारा साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या होता है? एक हार्मोन है, पौधों में मिलने वाला है। ये क्या करता है? ये सेल का डिवीजन करता है, ठीक है। और जो उसमें जीर्णता आती है पत्तियों में, यानी बुढ़ापापन या पत्तियों का गिरना, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम ये करता है। तो डेवलपमेंट का भी काम करता है पौधे में साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न समझते हैं कि सेब में खाने योग्य भाग, यानी जो सेब होता है उसमें जो खाया जाता है भाग, उसको आखिर क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं, मध्य फल भित्ति कहते हैं, आंतरिक फल भित्ति कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो देखिए जो सेब होता है वो असत्य फल होता है। असत्य फल का मतलब है कि जिस फल का निर्माण जो है अंडाशय से ना हुआ हो बल्कि कहीं और से हुआ हो, उसी को जो है असत्य फल कहते हैं। जिस फल का निर्माण अंडाशय से हुआ हो उसको सत्य फल कहते हैं। तो जो सेब होता है इसका निर्माण जो होता है वो पुष्पासन से होता है। पुष्पासन क्या? जहाँ पर पुष्प आसित है, अंडाशय के नीचे का जो हिस्सा, जहाँ से आपने जैसे पकड़ा है फूल को, तो फूल के ऊपर का हिस्सा उसको कहते हैं। तो जहाँ पे पुष्प आसित है, पुष्प बैठा है, उसी को पुष्पासन कहते हैं। तो वहीं पर से इसका निर्माण होता है। आप इसको ट्रिक में याद करने के लिए समझ लें कि आपने पुष्पा मूवी देखी है, तो ये समझ लीजिए कि पुष्पा जो है तस्करी कर रहा था किसकी? चंदन की। आप इसको ट्रिक में याद रखें कि पुष्पा जो है तस्करी कर रहा है किसकी? सेब। यानी पुष्पा का संबंध, यानी पुष्पासन का संबंध किससे है? सेब से है। तो पुष्पा जो है तस्करी कर रहा है सेब की। ये ट्रिक से आप इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम में, नहीं तो भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रकीर्णन पाया जाता है, यानी हवा के द्वारा जो प्रकीर्णन है, ठीक है, परागकण होगा, वो किस में मिलेगा? सूरजमुखी में, नारियल में, मटर में, आम में। तो क्या होगा कि भाई हवा है तो वो बाहर है, और हवा जो है कहीं ना कहीं सूरज के संपर्क में है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो सूरज है वो सिगरेट पी करके धुआं उड़ा रहा हवा में। सूरज जो है सिगरेट, सूरज कोई लड़का है और वो सिगरेट पी रहा है और धुआं उड़ा रहा है हवा में। तो हवा यानी वायु प्रकीर्णन का आंसर होगा सूरजमुखी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अणु एटीपी में कितनी ऊर्जा पाई जाती है। तो एटीपी का एक मॉलिक्यूल है, उसमें आखिर कितनी एनर्जी पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 5 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 15 किलो कैलोरी। तो इसको हम समझते हैं कि पहले तो जान लेते हैं कि एटीपी जो होता है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है और स्टोर करने की क्षमता रखता है। एटीपी क्या करता है? एटीपी एनर्जी को या तो ट्रांसफर करेगा कहीं पर, या तो स्टोर करके रखेगा, अपने पास इकट्ठा करके रखेगा। और साथ में जो एटीपी होता है ये एनर्जी जो है, जो एटीपी जो एनर्जी है, ये सेल के अंदर जो होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैविक क्रिया होती है, उसमें काम आती है। तो खैर यहाँ पे हम आंसर बता देते हैं कि आंसर जो होगा यहाँ पर 7.3 किलो कैलोरी। अगला अंतिम क्वेश्चन है कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिकांग देखिए किसको कहते हैं? कोशिका का अंग। जो कोशिका के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, गाल्जिका है, ये सब क्या है? कोशिका के अंग है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कोशिकांग। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है कि गाल्जिका है कि क्लोरोप्लास्ट है कि राइबोसोम है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, वरना ऐसे जो कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है वो केंद्रक को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक कहीं नहीं है, तो हमको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।